गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपना लास्ट लेक्चर चल रहा था जीवाणु से संबंधित, बैक्टीरिया से संबंधित। इसमें अपन ने देखे थे, अपन रियल में देखा है तो अपन स्टडी कर रहे थे मोनेरा से। तो मोनेरा में अपन ने किन किन जीवों को रखा था? बैक्टीरिया या जीवाणु, माइकोराइजा और ब्लू ग्रीन एल्गी। उसमें सबसे पहले देखा था अपन ने जीवाणु। जीवाणु को अपन ने दो क्लास में बांटा था। कौन कौन सी क्लासेज? एक तो थी आपकी आर की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, जिसमें अपन पढ़ रहे थे आर की बैक्टीरिया। आर की बैक्टीरिया में अपन ने देखे मेथेनोजेंस क्या होते हैं, हेलोफाइट्स क्या होते हैं। अब आज देखेंगे थर्मो एसिडोफिल्स। आज कौन से बैक्टीरिया देखेंगे अपन? थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स। देखो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, थर्मो यानी टेम्परेचर, थर्मो यानी तापमान, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जो विपरीत तापमान में या बहुत ज्यादा तापमान में भी सरवाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं, उनको क्या कहेंगे? थर्मो एसिडोफिल्स। उन्हें क्या कहेंगे अपन? थर्मो एसिडोफिल्स। ये कहाँ रह सकते हैं? जब टेम्परेचर कितना हो? 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पे भी जीवित रह सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ये उस टेम्परेचर में, जैसे कई जगह टेम्परेचर क्या होता है आपका 150 डिग्री यानी 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पे भी क्या करेंगे? ये जीवित रह पाएंगे। इसके अलावा ये कहाँ रह सकते हैं? अगर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है तो भी क्या रह जाएंगे? ये जीवित। या फिर क्या कह सकते हैं, अगर कुछ थर्मो एसिडोफिल्स कहाँ रह सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 में भी रह सकते हैं। देखो ये तेजाब होता है, अपन सब जानते हैं, H2SO4 अम्ल है, तेजाब है। ये जैसे स्किन पे पड़ता है, आपकी स्किन पे फपोले फपोले जाते हैं त्वचा पे, पर उस वातावरण में भी थर्मो एसिडोफिल्स क्या कर सकते हैं? आपके सरवाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लो आप। एसिडोथर्मस एग्जाम्पल है आपके, एसिडोथर्मस मतलब कौन से वातावरण में रहेगा? एसिडिक माध्यम में, अम्लीय माध्यम में जो रह सकता है वो थर्मो एसिडोफिल्स होगा। इसके अलावा सल्फोलोबस एक एग्जाम्पल और है, सॉरी, सल्फोलोबस। देखो यहाँ समझने वाली बात है, ये कहाँ रह सकता है? आपके सल्फ्यूरिक एसिड में भी। अब ये करेगा क्या? बैक्टीरिया क्या करते हैं? अनाक्सी शोषण करें, तो ये सल्फोलोबस क्या करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीकृत करके, सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीकरण करके क्या कर लेगा? आपका भोजन बना लेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या कर लेगा? आपका ऑक्सीकरण कर लेगा। तो ये थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो यानी तापमान से संबंधित, ये इतने डिग्री सेल्सियस तापमान में भी क्या कर सकते हैं? आपके जीवित रह सकते हैं। जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा वहाँ भी जीवित रह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है एसिडोथर्मस और सल्फोलोबस। ये है आपके थर्मो एसिडोफिल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये थे आपके किसके एग्जाम्पल? आपके आर की बैक्टीरिया के। अब देखेंगे अपन यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, या कह सकते हैं अपन जीवाणु, ठीक है। जीवाणु या बैक्टीरिया एक्चुअल में है क्या? ऐसा क्या होता है कि उनको बैक्टीरिया में रखा गया है? तो ये कह सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे सत्य बैक्टीरिया। अब क्या पढ़ेंगे? जो जिनको रियल में अपन बैक्टीरिया कहें उनको इसमें इंक्लूड करेंगे अपन। तो अपन देखेंगे जीवाणु। अपनी हेडिंग क्या है आपकी? जीवाणु। बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आता है बैक्टीरिया को खोजा किसने था? एंटोनी ल्यूवेनहॉफ।
सबसे पहले है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन भी लगा हुआ इसके बीच में या मिस हो गया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, सबसे पहले बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब किया था? 1681 में, 1681 में इन्होंने क्या किया था आपका देखो, जो ल्यूवेनहॉक था उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी के बारे में महत्वपूर्ण खोजें की थी। जो आपकी सूक्ष्मदर्शी थी उसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। अब अपन को पता है कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्मदर्शी होते हैं। तो इनको खोजने का श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि ये अपनी जो माइक्रोस्कोप था, अपनी सूक्ष्मदर्शी की खोज कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आपके दही है, दही में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। तो उन चीज़ों को खोजने में या इनका महत्वपूर्ण रोल क्यों है बैक्टीरिया को खोजने में? क्योंकि ये कर रहे थे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, और सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से ही बैक्टीरिया की खोज संभव हो पाई। क्यों संभव हो पाई? क्योंकि बैक्टीरिया कैसे होते हैं? नग्न आंखों से आप बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते, इसलिए इनका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। एक साइंटिस्ट था एरेनबर्ग, इन्होंने क्या कहा? देखो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नहीं कहा, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नहीं कहा था इन्होंने क्या कहा था? एनिमिक्यूल्स। मतलब छोटे छोटे माइक्रो एनिमल्स कहा था इनको, एनिमिक्यूल्स कहा था, मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव है। तो इन्होंने खोजा तो था पर नाम नहीं दिया था इन्होंने, ध्यान रखना। फिर एरेनबर्ग ने इनको क्या किया? बैक्टीरिया वंश में रखा, बैक्टीरिया वंश में रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बैक्टीरिया वंश में। जो एरेनबर्ग था उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को किस में रखा? बैक्टीरिया ऑर्डर में रखा, बैक्टीरिया जीनस में रखा, वंश में रखा। देखो अपन जानते हैं बैक्टीरिया किस में आएंगे? मोनेरा में आएंगे, ठीक है। तो एरेनबर्ग भी इंपॉर्टेंट है। अब रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ने जो एंथ्रेक्स रोग था, एंथ्रेक्स ये किस में होता है? एनिमल्स में होता है, ठीक है। इसके अलावा टीबी है आपकी, ट्यूबरक्लोसिस, जो एनिमल्स में भी होती है, ह्यूमन बींग्स में भी होती है। हैजा, इन रॉबर्ट कोच ने क्या कहा? एंथ्रेक्स है, टीबी है, हैजा, इन सब का कारण क्या? आपके जीवाणु या बैक्टीरिया। इन्होंने क्या कहा? इन सब का कारण क्या है? आपका जीवाणु या बैक्टीरिया, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच का भी इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आती है। रॉबर्ट कोच ने क्या कहा? इन सब का कारण जीवाणु है। रॉबर्ट कोच ने एक थ्योरी दी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्म थ्योरी किसने दी थी? तो वो किसने दी थी? आपकी रॉबर्ट कोच ने। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के अकॉर्डिंग क्या था? कोई भी रोग है उसका कारण है सूक्ष्म जीव। क्या कारण है? सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव कौन कौन होते हैं? अपन जानते हैं सूक्ष्म जीव कौन कौन से? जीवाणु है, ये सब सूक्ष्म जीव है। कवक है, ठीक है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, वर्म है, ये सारे क्या आपके सूक्ष्म जीव। तो रॉबर्ट कोच ने क्या कहा कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, कोई भी आपकी जो डिजीज होती है उसका कारण क्या है? जर्म है। जर्म, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा जर्म 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 जर्म, कई बार सुना होगा।
तो जर्म का मतलब जीवाणु नहीं होते, जर्म में ये सारे आएंगे, जर्म्स में होते हैं इनको, कि बैक्टीरिया। आप वैसे बोलते हैं खाना खाने के बाद मुंह को साफ करना चाहिए क्योंकि जर्म लग जाएंगे, इसका मतलब कोई भी हो सकता है इनमें, सिर्फ बैक्टीरिया के लिए अपन इसका यूज नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना, रॉबर्ट कोच ने ये थ्योरी दी थी। अब अपन देखते हैं कि बैक्टीरिया के ऐसे क्या कैरेक्टर है जिसकी वजह से अपन उनको बैक्टीरिया में रखा गया या बैक्टीरिया वंश में रखा गया। तो जनरल कैरेक्टर देखेंगे अपन बैक्टीरिया के, जीवाणुओं के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर। ठीक है, ऐसे क्या क्या कैरेक्टर है जिसकी वजह से इनको बैक्टीरिया में रखा गया है। एक तो सबसे पहला सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बैक्टीरिया उपस्थित नहीं है। आपने हैंड वॉश कर लिया फिर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, मतलब ऐसी यूनिवर्स में ऐसी जगह नहीं है जहां बैक्टीरिया नहीं है। हर जगह आपके बैक्टीरिया पर। हर बार अपन बीमार क्यों नहीं हो पाते बैक्टीरिया से, वही बात घूम फिर के आती है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी कैसी है, आपका प्रतिरक्षा तंत्र कैसा। अगर प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है तो आप बार बार बीमार नहीं होंगे। अपन हर टाइम लड़ते रहते हैं, हर टाइम बैक्टीरिया से लड़ते रहते हैं, पर हम बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि अपना प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, वहाँ पे काम करता। जिस दिन ये प्रतिरक्षा तंत्र जिस टाइम वीक हो जाता है, बैक्टीरिया अपनी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं आपके, सर्वव्यापी है। कम तापमान में मिल जाएंगे, कम ताप, उच्च ताप, विपरीत आवास, अपन ने अभी पढ़ाई था विपरीत आवास, वायु, जल, अन्य आवास। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई पैलेस नहीं है जहाँ आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे। हर जगह आपको बैक्टीरिया इजीली मिल जाएंगे। और कुछ अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैक्टीरिया का नाम आते ही व्यक्ति या कोई भी सोचता है ये हानि, हर बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होता, बहुत सारे बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं। तो अपन देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व, अपना एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे ये बैक्टीरिया कंप्लीट होगा तो बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व क्या है। तो आर्थिक महत्व में लाभदायी पॉइंट भी पढ़ने होते हैं और हानिकारक भी। तो बैक्टीरिया जरूरी नहीं उनसे हानि हो, बैक्टीरिया से क्या होता है आपका लाभ भी होता है। जैसे लैक्टोबैसिलस है, बैसिलस थुरिजेंसिस है, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिसाई है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे अपन। तो जरूरी नहीं हर बैक्टीरिया का हार्मफुल इफेक्ट हो, उनके यूजफुल इफेक्ट भी होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है बैक्टीरिया सर्वव्यापी है, हर जगह मिलेगा, हर जगह एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ब्रह्मांड, लिविंग नॉन लिविंग, हर पार्ट पे आपको बैक्टीरिया मिलेगी। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर देखते हैं। एक कोशिकीय जीव है। कैसे जीव है? एक कोशिकीय जीव है, मतलब कैसा है, इनका शरीर एक कोशिका से मिलके बना होता है। एक कोशिकीय जीव से तात्पर्य है इनका शरीर एक कोशिका से मिलके बना होता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या क्या होता है आपके, वो सारे अपन देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखते हैं अपन, इनमें सुनिश्चित केंद्रक का अभाव होता है। सुनिश्चित केंद्रक का अभाव होता है। अब देखो अपन जब बैक्टीरिया सेल को स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया कोशिका को पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि सुनिश्चित केंद्रक कैसे। थोड़ा सा यहाँ से समझ लेते हो। जैसे कोई भी कोशिका है उसका केंद्रक होगा, जैसे ये कोशिका आपकी, ठीक है, इसमें केंद्रक होगा। सुनिश्चित का मतलब उसके चारों ओर दोहरी झिल्ली नहीं, जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ, वो कोशिका में आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, सुनिश्चित केंद्रक का क्या होता है आपका अभाव। अब देखो अगला पॉइंट है, सुनिश्चित का मतलब समझना कि जो आपका केंद्रक होगा उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होगी।
जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए या आरएनए वो कहीं भी आपको कोशिका के अंदर मिल जाएगा। और हिस्टोन प्रोटीन का क्या होगा, आपका अभाव होगा। केंद्रक में क्या क्या होता है आपके, केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रिका होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, क्रोमेटिन नेट होंगे, तो ये सब क्या होगा, आपका अभाव होगा। हाँ, अगला पॉइंट है इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होगा। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए। अब देखो अपन ने वायरस में एक इम्पोर्टेंट चीज देखी थी, अपन कंपैरिजन भी करेंगे टाइम पे। वायरस में या तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए था या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, पर ये चीज क्या होती है आपके बैक्टीरिया पे लागू नहीं होती है। यहाँ डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अब देखो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जो आपका बैक्टीरिया होता है, उसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है आपकी, कोशिका भित्ति पाई जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इम्पोर्टेंट। पादप में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, पर बैक्टीरिया को तो मोनेरा में रख दिया और पादप को अलग से रख दिया, ऐसा क्यों? देखो यहाँ मेन अंतर क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जबकि इसकी भित्ति किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की। इसकी भित्ति किसकी बनी होती है आपकी, म्यूकोपेप्टाइड की। तो जो जीवाणु होता है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है आपकी, म्यूकोपेप्टाइड की। ये ध्यान रखना, पादप कोशिका की कोशिका जो डिफरेंस है मेन वो देख रहे हैं अपन, इसके कैरेक्टर में जो मेन डिफरेंस है वो देख रहे हैं। तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, जबकि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की। अगला मैं यहाँ लिख देती हूँ, जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह होता है। अब जब जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो उसके पास शक्ति कहाँ से आएगी, ऊर्जा कहाँ से आएगी, एनर्जी कहाँ से आएगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह प्रोकैरियोटिक जीवों में, ये जीवाणु में क्या पाए जाते हैं आपके, मीजोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीजोसोम। ये किसके स्थान पे होते हैं आपके, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या पाए जाएंगे, आपके मीजोसोम पाए जाएंगे। ये वही कार्य करते हैं जो आपके अन्य एनिमल्स में या अन्य जीवों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं। तो यहाँ क्या पाए जाएंगे आपके, मीजोसोम। इसको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा था, मीजोसोम का निर्माण किससे होता है, कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली क्या करती है, देखो मैं एक बार समझा देती हूँ आपको। जैसे ये कोई आपकी बैक्टीरिया सेल अपन देखते हैं, जैसे ये कोई आपकी बैक्टीरिया सेल है, तो सबसे बाहर क्या होगा आपका, कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अंदर की तरफ कोशिका भित्ति, सेल वॉल, फिर क्या होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। देखो ये क्या है आपकी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब होगा क्या, ये कोशिका झिल्ली जगह जगह से फोल्ड हो जाएगी। ये कोशिका झिल्ली क्या होगी, जगह जगह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और क्या बना लेगी, आपके मीजोसोम बना लेगी। ये ध्यान रखना, अंदर जगह जगह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और माइटोकॉन्ड्रिया की जगह एक संरचना बनाती है जिसको मीजोसोम बोलते हैं। और ये क्या करता है, आपके एटीपी के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा जो आपके जीवाणु होते हैं उनमें
कई कोशिकांगों का अभाव होता है, या ये कह सकते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, मतलब वो कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे जिन पे झिल्ली, जैसे अंतःपृथ्वी जालिका है, सत्य केंद्रक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाय है, ये सब नहीं होंगे। जनन किससे होगा? विखंडन विधि से। जनन किससे होगा? विखंडन, मतलब बैक्टीरिया दो टुकड़ों में टूट जाएगा, विखंडन विधि। जैसे ये आपका बैक्टीरिया था, सपोज ये आपका बैक्टीरिया है, ये क्या हुआ? दो टुकड़ों में टूट गया यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से टूट गया। तो ये देखिए, और अगली स्टेज में क्या होगा? दो स्वतंत्र बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो विखंडन विधि से क्या होगा? बैक्टीरिया में जनन होगा। अपन डिटेल से पढ़ेंगे इसको। अब जनन का एक तरीका और है इनमें, आनुवंशिक पुनर्योजन। पुनर्योजन, इसको समझना भाई। कुछ बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? आनुवंशिक पुनर्योजन। आनुवंशिक पुनर्योजन से तात्पर्य है, जैसे ये एक बैक्टीरिया, आनुवंशिक पुनर्योजन से तात्पर्य, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल। अगर ये दोनों बैक्टीरिया पास पास में आएंगे तो इसका जेनेटिक मटेरियल और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा? आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इसका जेनेटिक मटेरियल और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा, पुनर्योजन हो जाएगा, पुनः संयोजित हो जाएगा। तो एक और मेथड चलता है पुनर्योजन विधि से। इसके अलावा पादप कोशिका और बैक्टीरिया कोशिका में मेन क्या अंतर है? भाई इसमें भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, उसमें भी उपस्थित होती है, पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पर्णहरित का अभाव होता है। पर्णहरित का क्या होता है? आपका अभाव होता है। पर्णहरित का अभाव होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो भी पादप, उनको भी शुरू में क्या किया गया था? इनको पादपों में रखा गया था, पर इनमें बैक्टीरिया में क्या हो जाता है? आपका पर्णहरित एब्सेंट होता है। इनमें कोशिका भित्ति तो पाई जाती है, पर पर्णहरित क्या होता है? आपका एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये है बैक्टीरिया के मेन कैरेक्टर। अब अपन देखेंगे कि बैक्टीरिया की जो आकार के आधार पर, वैसे ये लेक्चर मेरा करवाया हुआ आपका पहले से, कि जो बैक्टीरिया है उनको आकार व आकृति के आधार पर कैसे बांटा गया। जैसे गोलाकार है तो उसको कोकस बोलेंगे, एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, डिप्लो, पोली, ये सब अपन एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जीवाणु का आकार व आकृति, हेडिंग है जीवाणु का आकार व आकृति। आकार व आकृति मतलब आकार व आकृति के आधार पर जीवाणु को कैसे क्या वर्गीकृत किया गया, ये देखेंगे अपन कल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगी। पर आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आपको जो मैटर मिल रहा है, बहुत अच्छा मैटर मिल रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए। और कमेंट्स तो बिल्कुल नहीं आ रहे, मतलब आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब लॉकडाउन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। एग्ज़ाम 100% क्या 200% होगा और जुलाई में होगा। और जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेव रहिए।